हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बेसिक्स पर बात करेंगे। आधारभूत जो कंप्यूटर के संदर्भ हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या हो सकती है। सामान्य रूप से कंप्यूटर को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। वस्तुतः कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना हुआ है, जो कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। आज आप कंप्यूटर के नाना प्रकार से प्रयोग देखते हैं दैनिक जीवन में, और आप समझते हैं कि बिना कंप्यूटर के सामान्य लोक व्यवहार संचालित हो पाना अब असंभव हो गया है। आइए कंप्यूटर के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। जैसे मानव के पूर्वज के रूप में बंदरों को याद किया जाता है, उसी तरह कंप्यूटर के आरंभिक आदि पूर्वज के रूप में अबेकस का नाम लिया जाता है। वस्तुतः अबेकस का कंप्यूटर से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं बगल के चित्र में, ये अबेकस है जिसे आजकल भी प्रयोग में लाया जाता है बच्चों को आरंभिक गणनाओं को सिखाने के लिए। आइए अब आधुनिक कंप्यूटर की विकास यात्रा में आए कुछ महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले नाम आता है नेपियर द्वारा तैयार किया गया लघुगणक टेबल। ये जो लॉग टेबल था वो एनालॉग कंप्यूटिंग विधि को दर्शाता है। 1645 में फ्रेंच गणितज्ञ ब्लेस पास्कल द्वारा तैयार किया गया एक मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसे पास्कलाइन भी कहते हैं, यह एक दूसरा माइलस्टोन है। 1822 में चार्ल्स वेबेज ने एक डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, जो वस्तुतः ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी, स्वचालित गणना मशीन हुआ करती थी, और यह आधुनिक कंप्यूटर की विकास यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण पहल थी। डिफरेंस इंजन के सिद्धांत पर ही आधुनिक कंप्यूटर भी चलते हैं, इसीलिए चार्ल्स वेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ब्लेस पास्कल ने जो गणना मशीन बनाई थी, जिसे पास्कलाइन भी कहते हैं, वह केवल जोड़ और घटाना की संक्रियाओं को संपादित करती थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। जब ब्लेस पास्कल ने यह मशीन बनाई थी उस समय उनकी उम्र 19 वर्ष थी। ये सूचना हमारे यंग ब्रेन्स को वाइब्रेट और इग्नाइट करने के लिए काफ़ी अच्छी। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स वेबेज ने जो 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था, वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। इसके द्वारा गणनाओं को प्रिंट भी किया जा सकता था। 1842 में इन्होंने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाई थी, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। चार्ल्स वेबेज द्वारा निर्मित ये मशीन जोड़ घटाना के साथ साथ गुणा और भाग की संक्रियाओं को भी संपादित करने में सक्षम थी। हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, और आपने सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का भी निर्माण किया था, जिसका प्रयोग 1890 में जनगणना का कार्य संपादित करने के लिए किया गया। तो ये एक और महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसे हमें समझना चाहिए, ध्यान देना। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था जो वर्ग और पहाड़ा आदि टेबल्स को गणना कर सकता था। यह EDSAC कंप्यूटर जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मैरिस व्हीकल्स और उनकी टीम के द्वारा विकसित किया गया था। सामान्यतः आजकल जो कंप्यूटर देखे जा रहे हैं उनमें मॉनिटर, CPU, माउस, स्पीकर, कीबोर्ड जैसे हिस्से होते हैं। अगर हम इन कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की तुलना करना चाहें तो हमें आटा चक्की जो है उसकी जैसी प्रक्रिया दिखती है।
एक तरफ से आटा डाला यानी इनपुट किया, आटे की पिसाई हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, और आउटपुट के रूप में यानी गेहूं की पिसाई हो गई और आउटपुट के रूप में गेहूं का आटा मिल गया। तो इस प्रकार से ही हमारे कंप्यूटर का भी कार्यप्रणाली अगर देखें तो इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड इत्यादि से निर्देश जो दिए वो इनपुट हो गया, उसको सीपीयू ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो मॉनिटर पर डिस्प्ले हो गया यानी आउटपुट हो गया। आइए अब कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में जानते हैं, पीढ़ियों के बारे में। वस्तुतः कंप्यूटर की पीढ़ियों का जो संदर्भ है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नई नई तकनीकों से अभिलक्षित होता है। प्रत्येक पीढ़ी अपनी विलक्षण तकनीक के कारण पूर्णतया नई कंप्यूटर प्रणाली को जन्म दे देती है, और इसी कारण हर पीढ़ी का एक अपना अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नई तकनीकी होती है, और उसी के आधार पर हम अलग अलग पीढ़ियों की पहचान करते हैं। अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स सामने आ चुकी हैं, और हर पीढ़ी के बारे में आइए हम लोग क्रम से जानते हैं। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वे कुछ इस प्रकार से दिखते थे, और ये बहुत भारी आकार के होते थे, जैसा कि आप चित्र से महसूस कर पा रहे होंगे कि ये लगभग एक पूरा कमरा ही भर जाता था इन कंप्यूटर से। एक कंप्यूटर होने के बावजूद भी एक कमरा भर देता था। ये बहुत भारी होते थे, काम करने की गति भी इसके कारण बहुत धीमी होती थी, और ये बहुत अधिक ऊर्जा कंज्यूम करते थे, और इनके काम करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वे कुछ जो उनकी निर्माण की जो इकाइयाँ थी वो है वैक्यूम ट्यूब का परिपथ हुआ करता था, और मैग्नेटिक ड्रम की इसकी मेमोरी हुआ करती थी। अगर उदाहरण की बात करें तो एनियाक कंप्यूटर, जिसे एनिक कंप्यूटर भी लिखा हुआ आप पाएंगे विविध जगहों पर, वो हुआ करता था। उदाहरण के रूप में कहें तो पहला एनियाक कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिस पर एकर्ट और जॉन मोज़िली ने 1945 में तैयार किया था। अगर देखें जो वैक्यूम ट्यूब थी वो कुछ इस प्रकार की थी। उसकी एक यूनिट ये सेपरेटली लेफ़्ट साइड में लगा के रखे हैं, उसका थोड़ा बड़ा आकार, और ये जो राइट साइड में है वो कई सारे जो वैक्यूम ट्यूब हैं उनको बगल में रखें, और ये वैक्यूम ट्यूब से ही मिल करके हज़ारों वैक्यूम ट्यूब मिल करके सर्किट बनाते थे, इसका परिपथ बनाते थे। 1947 में जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया, इसका आविष्कार अमेरिका के भौतिक शास्त्री दो थे, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटेन। इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। तो उसके पश्चात जो है कि कंप्यूटर की नई जनरेशन आती है। हालांकि यहाँ इससे पहले ये चीज़ बता दें कि 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी इन दोनों लोगों को, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटेन को, इसी आविष्कार ट्रांजिस्टर के कारण दिया गया था। ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति को जन्म दिया, और छोटे छोटे सस्ते रेडियो, कैलकुलेटर और कंप्यूटर का निर्माण होने लगा। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने हुआ करते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग होना जब शुरू हो गया तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का दौर शुरू हो जाता है। यानी कि अब वैक्यूम नलिका जो थी, वैक्यूम ट्यूब थी जो, उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण देखें आप कंप्यूटर छोटे आकार का हो गया। उस जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसकी तुलना में ये काफ़ी छोटा दिख रहा है, और इसकी कार्य प्रणाली भी सरल हो गई, और ये द्रुत गति से काम करने लगा, बिजली भी कम कंज्यूम करता था। तो ये खूबियाँ थीं कुछ। साथियों, 1959 में रॉबर्ट नॉइस ने इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किया। इंटीग्रेटेड चिप वस्तुतः अनेक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर या सिलिकॉन टुकड़े पर रख करके एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का
निर्माण किया गया। और यह जो एकीकृत सर्किट है, जब ट्रांजिस्टर की जगह यूज़ होने लगा तो कंप्यूटर की एक नई जनरेशन का आगाज़ हो जाता है, जिसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, जो सेकेंड जनरेशन की तुलना में अधिक छोटे आकार का कंप्यूटर भी हो गया और इसकी कार्यकुशलता भी काफ़ी अधिक हो गई। कंप्यूटर जगत में 1971 से 1980 का जो दौर था, ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहलाता है। इस दौर में VLSI अर्थात वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल होने लगा। ये वस्तुतः माइक्रो प्रोसेसर चिप्स थे। इसमें कंप्यूटर जगत की एक नई क्रांति का आरंभ हो जाता है। और ये चौथी जनरेशन की जो कंप्यूटर है, ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर भी कहलाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के कारण अब कंप्यूटर का आकार काफ़ी छोटा होने लगा, जिसके चलते डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण होने लगा। यानी वे कंप्यूटर्स जिन्हें मेज़ पर रख करके, डेस्क पर रख करके काम किया जाता है, उन्हें डेस्कटॉप, जो गोद में यानी लैप यानी गोद में रख करके जिन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें लैपटॉप, और वे कंप्यूटर जो पाम यानी हथेली पर रख करके प्रयोग किए जाने लायक थे, उन्हें पाम टॉप कहते हैं। चूँकि इनके कार्य करने की गति भी बहुत तेज़ हो गई, तो सुपर कंप्यूटर्स का भी निर्माण होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर्स का ही एक और परिवर्धित रूप अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का हुआ, जो पांचवी पीढ़ी की आधारशिला बना। ये अल्ट्रा लार्ज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स जो थे, ये पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता रखते थे, जिस कारण से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित कंप्यूटर प्रणालियों का विकास हुआ। अर्थात ये कंप्यूटर प्रणालियाँ सोचने और सोचने के उपरांत प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखती थी। जैसे जीव जंतुओं में सोचने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, ऐसे ही ये मशीनें भी तैयार होने लगीं, जिसका नायाब उदाहरण आप मानव सदृश रोबोट को देखते हैं। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने सोफिया नामक रोबोट को अपनी नागरिकता भी दे रखी है। इस प्रकार हम कंप्यूटर की पांचों जनरेशन्स के सामान्य अभिलक्षणों को जान चुके हैं। आइए अब हम कंप्यूटर के संगठन को जानने की कोशिश करें। कंप्यूटर वस्तुतः दो सांगठनिक इकाइयों से मिलकर बना है। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस यानी इनपुट युक्तियाँ और आउटपुट युक्तियाँ, CPU और स्टोरेज डिवाइसेस शामिल हैं। जबकि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वे आती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें अगर, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ये सभी सांगठनिक इकाइयाँ मिल करके पूरे कंप्यूटर का तंत्र तैयार करती हैं। आइए अब हम एक एक करके इन्हें उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, अभी इस चित्र को ध्यान से देखें। इसमें लेफ्ट साइड में जो सर्किल है उसमें देखें कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड स्कैनर या बारकोड रीडर, ये जो दिख रहा है इसका प्रयोग आपने अक्सर आसपास में करते हुए देखा होगा। ये सब इनपुट डिवाइसेज हैं। जो दूसरा सर्किल राइट हैंड साइड में है उसमें आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हेडफोन या हेडफोन्स, हेडसेट, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, स्क्रीन, जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है, जैसे मॉनिटर की डिस्प्ले स्क्रीन हुई, प्लाटर जिसे वो आप देखते हैं जो है कि इमेजेस प्लाट करते हैं, जैसे बैनर वगैरह बनता है,
वो प्लाटर से ही बनता है। और स्पीकर्स, आप गाना लगा देते हैं और गाना जो है कि सुनाई पड़ता है, तो स्पीकर से है कि नहीं, तो वो भी जो है आउटपुट डिवाइस है। अब इन दोनों सर्किल्स के इंटरजेक्शन वाले सेक्शन में देखें, जो परिच्छेद वाला सेक्शन है उसमें आपको क्या दिख रहा है। सबसे ऊपर डिजिटल कैमरा है। ये क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है ना। ऐसी डिवाइसेस इस परिच्छेद में रखी गई हैं। सीडी, डीवीडी, फ्लैक्स, मोडेम, वेब, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, तो ये चीज़ें जो है इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं, है ना। आइए अब देखें कंप्यूटर का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अंदर से और बाहर से कैसा होता है। ये देखिए बीच में जो है बाहर जैसा ऐसा दिखता है, और अंदर इसके कंट्रोल यूनिट, एल्गोरिथमिक यूनिट और मदरबोर्ड होता है। तो ये जो है कि सब मिल करके सीपीयू का निर्माण करते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जो इसको दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। इसे ही कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क या ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसका एक चित्र यहाँ हम सीडी का और फ्लॉपी का और पेन ड्राइव का देख पा रहे हैं, नीचे दिया हुआ है, जो विविध तरह के डेटा को स्वयं में स्टोर किए रहता है और ज़रूरत पड़ने पर इसे प्रस्तुत भी करता है। चलिए अब कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। जो सॉफ्टवेयर के दो बेस हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन्हें अगर हम जानना चाहें तो इस प्रकार से हम समझें कि एप्लीकेशन यानी कुछ अनुप्रयोग करने के, विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की रचना की जाती है, निर्माण किया जाता है, वे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगर इसका हम बहुत प्रचलित उदाहरण देखना चाहें तो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, मौज हो गया, इस तरह के डिफरेंट आप जो है एप्लीकेशंस देख पा रहे हैं जो आज आप अपने मोबाइल में कभी भी इंस्टॉल करते हैं और जब चाहे इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें यूज़र अपनी सुविधा के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है और डिलीट कर सकता है, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जबकि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर सिस्टम का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, जिनके बिना कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर के तंत्र का निर्माण करने में निहित होते हैं, उन्हें कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वस्तुतः जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म पर ही अपना काम करते हैं। जैसे अगर कहें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सेटिंग्स जो है, वो सारा चीज़ें जो है कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को न तो डिलीट किया जा सकता है न उसे हटाया जा सकता है। लेकिन देखने की बात यह है, अगर किसी तरह से आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करेगा, मेल फंक्शनिंग हो जाएगी। इन्हें अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने से यानी हटाने से कंप्यूटर की कार्य प्रणाली पूरी की तरह से प्रभावित हो जाती है, बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। और आप समझते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें कभी भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनको जब चाहें आप इंस्टॉल करें, जब चाहें इनको अनइंस्टॉल कर दें, कोई प्रभाव कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पर नहीं पड़ता है। लाइक दैट, वो ऐसे जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, है ना। अब आइए लैंग्वेजेस को देखें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की 3 जनरेशन्स हमारे सामने आ चुकी हैं। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस कहलाती है वो मशीनी लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज, और सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं वो असेंबली लैंग्वेजेस कहलाती हैं, और एल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस को थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। जो
सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, जबकि जो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है इसे हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। लैंग्वेजेस वस्तुतः प्रोग्रामिंग जो शब्दकोश प्रोग्रामिंग के जो शब्दकोश हैं और डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं, उनका एक सेट हुआ करता है। कंप्यूटर्स की जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी जिसे मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं, यह वस्तुतः 0 और 1 इन दो अंकों को यानी यूज़ करके बना था। इसी कारण इसे बाइनरी डिजिट लैंग्वेज या बिट भी कहते हैं। बाइनरी डिजिट का समेकित रूप हुआ बिट। तो एक डिजिट उसका हो गया 0, दूसरा डिजिट हो गया 1। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिला के बिट भी कहते हैं। ये बिट्स हुए 0 और 1, और इसी पर बेस्ड होने के कारण इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा गया, बाइनरी डिजिटल लैंग्वेज। मशीनी भाषा का जो लिखना पढ़ना है वो बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता है, क्योंकि सारे अक्षरों को, सारी बातों को केवल 0 और 1 के फॉर्म में लिखना बहुत ही कठिन होता है। तो इसका जो मैथमेटिकल नोशन है वो मानवीय भाषा से भिन्न होता है, आप समझ सकते हैं। इस बाइनरी लैंग्वेज का जो बाइनरी डिजिट्स हैं इनको हेक्साडेसिमल डिजिट्स के कोड में एक बदला जा सकता है, और हेक्साडेसिमल जो कोड है उसको बाइनरी कोड में और बाइनरी कोड को हेक्साडेसिमल कोड में इंटरचेंज किया जाता है। ये जो है कि प्रणाली यहाँ संचालित होती है। जबकि जो असेंबली लैंग्वेज है जिसे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, इसमें असेंबलर के माध्यम से इस भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसको मशीन समझती है। कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जिसे एल्गोरिथमिक लैंग्वेज भी कहते हैं, ये कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली उच्च स्तरीय भाषा है। इसके कुछ उदाहरण जो हैं वो फोरट्रॉन यानी फार्मूला ट्रांसलेशन और LISP यानी लिस्ट प्रोसेसिंग और कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और बेसिक यानी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड और पास्कल C++, जावा, ये सारे नाम आपने बहुत सुने होंगे। तो ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस के उदाहरण हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को भी समझ लेने के पश्चात आइए अब कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स पर एक नज़र डालते हैं। ये आपको दिख पा रहा है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण। एनालॉग कंप्यूटर आप रेलवे स्टेशंस पर जाकर के जो ऑपरेटिंग चैम्बर उनका होता है उसको देखेंगे तो आपको देखने का अवसर मिल सकता है। और ये मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर के चित्र ये सामने दिख रहे हैं, और इन्हें आप जो मिनी कंप्यूटर है इन्हें आसपास आप अपने देख पा रहे होंगे। इसमें आपको मोबाइल भी दिख रहा है, टैबलेट भी दिख रहा है, लैपटॉप भी दिख रहा है ना। और देखें ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, और माइक्रो कंप्यूटर से के ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जो थोड़ा पॉपुलर कम हैं, बट ये जो है कि माइक्रो कंप्यूटर्स के बिंब इधर सामने लगाए गए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सुपर कंप्यूटर्स का जो चित्र है वो दिखाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स ये हैं जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ नोट के रूप में अगर हम कहें तो माइक्रो कंप्यूटर्स को ही पर्सनल कंप्यूटर या PC भी कहते हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनके काम करने की गति बहुत तेज़ होती है। एक सामान्य PC या पर्सनल कंप्यूटर में CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होता है। तो आप समझ सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से हमने आपके साथ बहुत सारी बातें साझा की कंप्यूटर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं उनको लेकर के। तो आपको निश्चित रूप से ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। आप इसे और अपने साथियों के साथ साझा करें।